फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के सब्जेक्ट पर आप ये वीडियो 3 पार्ट में देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जीएसटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कवर किया था। ये आपके सामने दूसरा पार्ट पेश है, जिसमें मोहित गुप्ता जी से इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें हम शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स तथा इंडियन फिस्कल हेल्थ थ्रू टैक्स, डेट, जीडीपी रेशो तथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। कृपया देखिए। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि ये जो शेयर है, जो आपने बताया ना, सीजीएसटी कलेक्ट और आईजीएसटी, तो ये सब फिर स्टेट के साथ शेयर करता है। 100 रुपये मिला भारत सरकार को, कितना पैसा स्टेट को देता है, और उसमें सब फेयर है, सब ट्रांसपेरेंट है, या इसमें कुछ गड़बड़ है? उसके बाद देखिए, ये एक फाइनेंस कमीशन बैठता है और ये जो डिसीजन लिया जाता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। जितने भी स्टेट्स हैं वो अपना अपना बजट बताते हैं, प्लस जो उन्होंने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन किया है, प्लस जो उनकी पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर जो फाइनेंस कमीशन जो बैठता है वो निर्णय लेता है कि किस स्टेट को कितना दे। आज की अगर मौजूदा हालत देखी जाए तो 40 to 42% जो टोटल कलेक्शन होती है वो स्टेट्स में वापस भेज दी जाती है और 60% का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो सर आती है सामने, वो है सेस और सरचार्ज। ये क्या है? जहां पे सरकार जो है, मतलब जो सेस होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार एजुकेशन सेस लगाती है, टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस लगाती है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाती है। और वो जो सेस होता है या जो सरचार्ज होता है, जो टैक्स के ओवर एंड अबव होता है, वो ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो इस पे अगर आप थोड़े दिन पहले देखेंगे, जो अपने टीएमसी के काउंसिल थे, डेरेक ओब्रॉय और बहुत सारे विकल्प के ये जैसे कांग्रेस हो गई या जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये पहले उन्होंने बहुत हु हल्ला मचाया था कि जो गवर्नमेंट सेंटर है वो सेस और सरचार्ज के जरिए हमारा एलोकेशन कम कर रही है, तो ये हमें लूटा जा रहा है स्टेट की तरफ। लेकिन खैर, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बीजेपी के स्टेट रन जो है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये या तो सेस को भी उसी रेशो में करें, या तो अभी क्या डिमांड है वैसे स्टेट की? इनका रेशो बढ़ाने की तरफ है कुछ क्या? अगले 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये 15 का आप बता रहे हैं, 15 फाइनेंस कमीशन में 41%। तो अब उनकी क्या डिमांड है स्टेट्स की? सर देखिए, स्टेट्स की डिमांड, जो 22 स्टेट्स है वो चाहते हैं कि उनका पूल है 40 से इंक्रीज होकर 50 तक चले जाए। है उनको बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं मोहित जी, इंडिया का जो करंट टैक्स टू जीडीपी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं देखता हूँ आईएएस इंटरव्यू में जो लोग आते हैं तो बहुत से कंफ्यूज आते हैं, भाई ये जो डेट टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी, टैक्स टू डेट, ये सब। अब ये बताइए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, और कंट्री की फिस्कल हेल्थ का ये बुखार कैसे पता लगता है, कितना बुखार में है ये देश? देखिए सर, आपने पहले ही जो टेम्पो सेट किया था इस पूरी चर्चा का, आपने बताया था कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है भारत का 11 से 11.5% के लगभग है, और जो हमें टारगेट अचीव करना है वो 25 से 30% का करना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है डिवाइडेड बाय जीडीपी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जितना ये ज्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा प्रदर्शन जो है टैक्स वाइज, जो भारत की जो किटी है, जो देश की जीडीपी, उसमें उसका योगदान ज्यादा रहेगा। जो इंटरेस्टिंग चीज देखी जाती है कि जो ये हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर फिस्कल कैपेसिटी फॉर पब्लिक स्पेंडिंग। जितना भारत सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जिसको हम कहते हैं, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, सब्सिडी, फार्मर हो गया या जो भी है, ये जितना वो उसको बेटरमेंट की तरफ ले जाएंगे, उतना ही उनके पास पैसा होगा अपने आने वाली स्कीमों के लिए खर्चने के लिए। तो अब इसका कुछ कंपैरिजन बताएंगे, डेट टू जीडीपी रेशो और डेट टू टैक्स रेशो, इनके बारे में कुछ बताएं, बड़े कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल सर,
जो डेट होता है, पहले अंडरस्टैंड करते हैं डेट। डेट मीन्स लोन। हर 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 सरकार को कुछ ना कुछ पैसा लोन लेके अपने फंड्स करने पड़ते हैं। या तो वो रेवेन्यू करेगी, या फिर वो अपनी अंडरटेकिंग्स को बेचेगी, या फिर वो स्वाभाविक सी बात है अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेगी। तो लोन जो रेशियो होता है डेट टू जीडीपी, दैट मीन्स डेट अपॉन जीडीपी, ये रेशियो तकरीबन 60% के आसपास एक सेफ जोन माना जाता है। जितना डेट बर्डन कम होगा उतना इकोनॉमिक आउटपुट ज्यादा होगा सर। तो अभी जो इंडिया का जो करंट स्टेटस है दैट इज 57% व्हेन इट कम्स टू डेट टू जीडीपी रेशियो। ओके ओके। आपका मतलब है कि ये 60% से चूंकि कम है तो थोड़ा सा सेफ है, इसको और भी कम किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल सर, अगर इसको कम करने के तरीके हैं, जिसके इम्पैक्ट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले एक बार ये समझ लेते हैं डेट टू टैक्स रेशियो, जैसे हमने डेट टू जीडीपी रेशियो, अब डेट टू टैक्स रेशियो भी समझ लेते हैं। तो डेट अपॉन टैक्स कलेक्टेड, ये लगभग 500, अभी जो इंडिया का है ये 500% के आसपास आता है, और ये जैसे जैसे कम होगा 400% को एक माना जाता है कि लगभग अच्छा रेट है, पर अभी इंडिया का 500% के आसपास है। तो ये हमारी आवश्यकता है कि हम इसे जितना जल्दी कम कर सकेंगे उतना जल्दी हमारे जो हमारे इकोनॉमिक जिसको हम रोड मैप कहते हैं या यार्डस्टिक्स कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, वो उतना हमारा अच्छा होता नजर आएगा। यानी कि एक लेमैन की भाषा में अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं हम, कोई बिहार का, जैसे मैंने एक मेरा वीडियो है उसमें एनके सिंह साहब ने और अशोक गुलाटी जी के विचार मैंने लिखे थे, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था टैक्स पॉलिसी, जो मैं आपसे पूछूंगा उसमें ये था कि अगर टैक्स बढ़ रहा है आपका तो आपका डेट भी बढ़ सकता है, लेकिन पता लगा टैक्स तो आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, माइनिंग की चोरी हो रही है, इधर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं बता रहे हैं, और उधर आप डेट भी लेते जा रहे हैं, तो डेट पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो डबल पेमी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग अस। अब मेरा क्वेश्चन अगला है कि जो हाई डेट टू जीडीपी रेशो का इम्पैक्ट इंडिया की फिस्कल पॉलिसी पर क्या पड़ा है, नेगेटिव क्या है, और गवर्नमेंट के क्या रेस्पॉन्स है इस पर? सर जैसे कि भी आपने बताया कि जैसे जैसे मेरा डेट बढ़ेगा, तो डेट फ्री में नहीं मिलता। जब भी हम कुछ बोरो करते हैं तो हमें स्वाभाविक सी बात है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितना आप सपोज करिए अगर आज मेरे पास कलेक्ट होकर 100 रुपए आते हैं और 100 में से 20 रुपए का मैं इंटरेस्ट दे देता हूं, तो मेरे पास खर्चा करने के लिए रेवेन्यू वर्सेस ये जो हमारा जो केपेक्स होता है, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए केवल 80 रुपए बचते हैं। उसमें से भारत सरकार को अपनी सैलरीज, अपनी पेंशन, अपनी सब्सिडीज, अपने विभिन्न प्रकार के खर्चे, डिफेंस बजट, ये बजट, वो बजट, ये सब उसी से ही पूर्ति करनी पड़ती है। तो जितना हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, डेट जितना कम होगा, उतना ज्यादा हमारा ये सारी चीजें इफेक्टिव होगा। हमारी अभी जो है बोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस हमारा जो फिस्कल जिसको हम कहते हैं फिस्कल स्पेस, जो हमारा खर्च करने की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अभी हम इसमें पीछे हैं। अगर हमारे को जितना पैसा ज्यादा मिलेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। और जब हमारी पर्स की स्ट्रिंग्स टाइट होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें ये फिस्कल डेफिसिट के लिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स कराने पड़ते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक विशेष सर्कल में आदमी आ जाता है। लेकिन एक जरा हटकर एक क्वेश्चन पूछूं मोहित जी कि ठीक है इन्फ्लेशन से मुसीबत आ जाती है, पैसा छपाना, करेंसी छपाने, लेकिन एक बात है ये भी कहते हैं लोग कि मार्केट में पानी की तरह पैसा है तो लोग खरीदेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये एक जो बड़ा ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो खरीदारी भी बढ़ रही है, तो इसका बैलेंस कुछ है कि क्या करना चाहिए सरकार को? सर देखिए, जो इंडिया है आज की तारीख में भोगने वाली इकोनॉमी बन रही है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। तो जितना आप कंज्यूम करेंगे, इंडिया हैज बिकम अ मार्केट फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक। तो अगर हम 4 ट्रिलियन की बात करते हैं, 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि हमारी कंजम्पशन जो है बहुत इंक्रीज हो रही है। तो हमारी जो सेविंग हैबिट्स थी, आज आप देखेंगे जो भी टीनेजर होते हैं या जेनजी जिसे हम कहते हैं, वो आज भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग के बारे में नहीं सोचती। वो जैसे ही नया आईफोन आता है सबसे पहले लाइन में लग के 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदते। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। ये जो हमारे हम जैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग, कि भैया पैसा सेविंग जरूर रखनी है, तो या सोना रख लिया तो क्या अच्छा है, क्या कोई बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया सर, डिसिप्लिन
हर तरीके के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट हो या कंजम्पशन हो। केवल सेविंग ही देश को आगे नहीं ले जा सकती, ना ही केवल कंजम्पशन। सेविंग और कंजम्पशन दोनों का बैलेंस रखना, ये एक नॉर्मल सा एक इकोनॉमी का प्रोसेस होता है, जहां तक मेरा। अब आपने जो बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो फिस्कल स्पेस कम हो जाता है, तो इससे बताइए कि इसमें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो हम कम से कम रखें। तो क्या क्या भारत सरकार को स्टेप लेने चाहिए? क्योंकि मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया, खर्चे बहुत हैं, तो उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं? क्या है आपका सजेशन? क्योंकि आप तो प्राइवेट सेक्टर से हैं, हम रिटायर्ड सरकारी, तो हमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारी जो कैरियर ब्यूरोक्रेट सीखें। सर, सबसे पहला जो है वो जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंसी। वेरी गुड। जैसे ही आप इस मॉडल पे आ जाएंगे, इस सारी चीजों का समाधान ऑटोमेटिकली अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आप इस वीडियो में ये सब बता के मेरे जितने कुलीग हैं उनकी नौकरी की बात कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन, बट दिस इज गुड पॉइंट, मिनिमम गवर्नेंस, राइट। सर, उसके अलावा सर मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी सब्सिडीज को, जो जैसे हम फार्मर को सब्सिडी देते हैं या स्मॉल एमएसएमईज या स्मॉल बिजनेस को जो हम सब्सिडी की बात करते हैं, उसको हम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे कि जो पहले शुरू हुआ था, जितना ज्यादा हम डायरेक्टली उनके खातों में देना शुरू करेंगे, ताकि जो लीकेजेस ऑफ कैश और जो कैश इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके। अननेसेसरी स्पेंडिंग, जैसा कि सर आपने बताया कि अभी की हम गाड़ियां लेते हैं या पेंशन स्कीम्स निकलती है या 6 पे 7 पे कमीशन में कहीं ना कहीं उसको रैशनलाइज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने खर्चों पे कटौती, रेवेन्यू के खर्चों पे कटौती करनी पड़ेगी, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स की तरफ ध्यान दें। हम अपने टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंट बनाएं। जितना हम अपने टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंट बनाएंगे, उतना हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, और जितना पैसा ज्यादा आएगा हमारे पास खर्च करने की क्षमता उतनी ज्यादा हो जाएगी। जो सर हम पीएसयू के शेयर्स बेचते हैं, जैसे हर साल आप देखेंगे कि भारत अपने रत्न बेच रहा है, तो वो एक सरकार के पास पैसा कमाने का एक जरिया होता है, उसको हम मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम वैल्यू पे ले जा सके। यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हर सरकार, जो हर पार्टी ने प्रॉमिस करती है कि हम इन्वेस्ट करेंगे पीएसयू में, लेकिन जब पावर में आ जाते हैं तो डर लगता है कि अरे बेच दिया, ये एयर इंडिया बेच दिया वो, तो उस पर मतलब मुझे लगता है कि अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं अपने पीएसयू को जो घाटे में चल रही है, तो एक आम आदमी के जो टैक्स पेयर है वो क्यों सफर करे? तो आप पीएसयू में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भारत सरकार को कि डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा करे, पीएसयू को कम करे, प्राइवेटाइज करें? जैसे डिफेंस सेक्टर है, ये प्राइवेटाइज हो गया पूरी दुनिया में, अब हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भारत सरकार को पीएसयू के बारे में? सर, पीएसयू के बारे में मेरा मानना है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है कि आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर, हाँ वो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, जो पब्लिक सेक्टर है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए भारत सरकार को कहीं ना कहीं अपना शेयर कम करके प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देनी पड़ेगी। बट आप ये नहीं कर सकते कि सारा का सारा ही उनके हवाले छोड़ दे, वरना वो जो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट, जो भारत सरकार के जो सोशल रिफॉर्म्स या जो सोशल, देखिए जी, हिंदुस्तान एक सोशल नेशन है, कैपिटलिस्ट नहीं है हम, तो हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ता है कि प्राइवेट और पब्लिक में जो पीएसयूज की बात, जैसे कि अभी आपने बात छेड़ी सर, कि जितना हम उसको बैलेंस आउट करके चलें कि प्राइवेट भी आए और जो हमारे देश की जो नीतियां हैं और जो सोशल जो एक हम माइंडसेट मानते हैं, अपने विचारधारा मानते हैं, तो उनको बैलेंस करके चले। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल मोनोपोली वाला काम हो जाए, भारत सरकार अपने सारे रतन बेच दे और वो उस क्षेत्र में। लेकिन इसमें कहते हैं कि इट इज नो बिजनेस दैट गवर्नमेंट शुड बी इन द बिजनेस, तो फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो है, मैं समझता हूं आपकी बात, तो इसका मतलब जो सोशल सेक्टर है उनमें तो ठीक है, बाकी सबको प्राइवेटाइज करिए। अब जैसे टूरिज्म का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो टूरिज्म में तो जितना प्राइवेट पैसा आएगा वो ठीक है। अब डिफेंस को हमने ओपन किया, इंश्योरेंस को ओपन किया, क्या बुरा कर दिया? अब देखिए आप 91 में जो रिफॉर्म्स आए उनमें ओपन किए थे हमने, तो वो एक अच्छी बात है। अब एक वक्त जरूरत था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, अब जरूरत नहीं है, अब तो ओपन करिए। तो यू हैव राइटली सेड कि प्राइवेटाइजेशन जो है जितना ज्यादा हो सके उतना करिए,
उस पर डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सरकार को भी हमें देना चाहिए कि भाई जैन जी भी साथ है आपके, आप यू शुड नॉट रन द बिजनेस, लेट द बिजनेस बी रन बाई प्राइवेट सेक्टर। एम आई राइट? बिल्कुल। ओके, तो अब अगला मेरा जो है, तो शिफ्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम रेवेन्यू टू कैपिटल, इसके बारे में कुछ आप सजेस्ट करेंगे भारत सरकार को कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में अगर हमें सबसे बड़ा जो रेवड़ी कल्चर है, आप सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, जो रेवड़ी कल्चर जिसे हम कहते हैं कि फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी और कुछ ऐसे कड़क स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि लोगों का हित हो बट उसका मिसयूज ना हो। तो जो 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 एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल। सर जैसे अगर आपको किसी को भी स्ट्रेंथन करना है, जैसे आपने राशन दिया, आपने मुफ्त में राशन बांटा, मेडिसिन बांटी, या आपने कोई भी स्कीम निकाली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका जो डायरेक्ट यूसेज जो यूजर है वो उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो जो मिडिल मैन होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में जिक्र कर रहे थे कि भारत सरकार 100 रुपए देती थी तो उससे 15 रुपए ग्राउंड लेवल पे जाते थे, कहीं वो वहां ना अटक जाए। तो नहीं, रेवड़ी कल्चर में एक तो महिलाओं को बस का पास देना फ्री में, और दूसरा है कि सीनियर सिटीजन को मुझे कह रहे हैं आप बद्रीनाथ घूम के आ जाओ फ्री में, क्या जरूरत है इस बात की? ये तो पैसा बर्बादी है। लेकिन महिलाओं को मुझे लगता है कि अगर बस की फ्री राइड है, या महिलाओं को जब बच्चे पैदा होते हैं या लड़कियों की शादी में या लड़की पढ़ाई, उसमें तो सब्सिडी ठीक है, बाकी क्यों कंट्रोल करना चाहिए? यू आर राइट। अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से जो बजट आते हैं उसकी उसकी जवाबदारी होनी चाहिए। तो एलोकेशन टू पास परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप आगे के एलोकेशन में हिस्सेदारी है, वरना आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और आप जब भी प्लानिंग करेंगे तो यू हैव टू प्लान फॉर मल्टीपल ईयर्स। द बेनिफिट शुड बी ड्राइव इन फ्यूचर्स। आप जो भी खर्चा करते हैं तो आप फ्यूचर को सोच के करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर हमें काम करना चाहिए। प्लस जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, द वे वी आर यूजिंग एआई एंड द वे वी आर यूजिंग डिजिटल, तो ये हम जितना ज्यादा इसको अडॉप्ट करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में और अपने आने वाले दिनों में, मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं असर बहुत ड्रास्टिक होगा। और अब इंतजार कीजिए इस वीडियो के थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट का। धन्यवाद।